हेलो दोस्तों और नमस्कार। मैंने सोचा था आज आपके लिए कोई पैरा की भी से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर के आऊँ या पैरा पे कुछ डिस्कशन करूँ, बट मुझे लगा कि नहीं, आज ये टाइम बिल्कुल नहीं। आज मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्निंग इशू पे बात करना चाहिए, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा आज हम इंडियंस परेशान हैं। है तो ऐसी पूरी दुनिया, लेकिन हम इंडियन सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और इस टॉपिक को ले करके जिस तरह की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया में और अदर प्लेटफॉर्म में, हज़ारों लोग आज अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, जिसको कि बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। लेकिन मेरी हमेशा से ये आदत रही कि जो भी मैं जानता हूँ, जितना मैंने ग्राउंड लेवल पर रिसर्च किया है, और मैंने ऊपर से रिसर्च किया है, ग्राउंड पे किया है, ऊपर से किया है, इंटरनेट के थ्रू किया है, लोगों से बात करके किया है, या जो मेरे विसिनिटी में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके किया है, उस पे मैं ये वीडियो करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, आपने सुना होगा कि ये कोविड-19 को लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये स्कैम है। क्या वाकई में स्कैम है, या कोविड को जानबूझ करके लाया गया है? कोविड को जानबूझ करके लाया गया है एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर 1 घंटे भी बात करूँगा तो कम होगी, बट शॉर्ट में बताता हूँ। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ जो दुनिया के बहुत पावरफुल लोग हैं, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े, मतलब समझ लीजिए कि जो एक कंट्री की इकोनॉमी को जो में हिस्सा रखते हैं, उस तरह के लोग, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, इनका प्लान है किसी तरीके से दुनिया को डीपॉपुलेट करो, क्योंकि दुनिया में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतनी आबादी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में रिसोर्सेज बहुत कम है, पानी कम है, हर कुछ कम है, फ्यूल कम है, खाने की लिमिटेशन है। एक ये इस पे थ्योरी है ये, ठीक है। तीसरी थ्योरी है कि जो कोविड-19 से लोग मर रहे हैं, क्या ये 5G ट्रायल का नतीजा है? 5G आई मीन टू से, जैसे 4G है आपके पास, इससे पहले 3G था, फिर 2G था। 1G तो हम इंडियंस ने देखा ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में लॉन्च ही हुआ है 2G सबसे पहले 1995 में। उसके बाद 3G आया 2007 या 8 में आया, जिस पे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी थी। फिर 4G आया, हाई स्पीड डेटा 4G, मतलब LTE जिसको कहते हैं, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 5G की बात चल रही। 5G ऑफिशियली 2016 में ये इसका पूरा नोमेनक्लेचर तैयार हो गया था, और ऐसी तैयारी की गई थी कि 2019 से इसको पूरी दुनिया में 2019-20 से इसको रोल आउट किया जाए। इस पर भी बात करेंगे 5G है कि नहीं। तीसरी एक थ्योरी कि क्या कोविड-19 जो वायरस है, इसको लैब में बनाया गया है, मतलब चाइना ने, US ने, या किसी भी इस तरह की कंट्री ने, नॉर्थ कोरिया ने या रशिया ने इसको लैब में बनाया है क्या, अपने इंटरेस्ट के लिए? आपने तो देखो, आज सबने सुना होगा कि हर 100 साल में एक पैंडेमिक आता है। ये 100 साल का जो आंकड़ा, ये तो पिछले कुछ 300-400-500 सालों से है, लेकिन अगर मैं आज से जाऊँ 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, तो जो 430 BC में एथेंस में एक पैंडेमिक आया था। एथेंस ये यूरोप में है, लेकिन ये पैंडेमिक जो है, ये भी इसी तरीके से ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ था, 1 पर्सन टू अदर पर्सन। ये इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को तक ये चला गया था, और उस जोन का 2/3 ऑफ पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था। 2/3 का मतलब समझ लीजिए आप कि अगर कहीं की टोटल पॉपुलेशन 100 है, तो ऑलमोस्ट 70 लोग मर गए थे 100 में, सिर्फ 30 बचे थे। 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 250 AD में साइप्रियन प्लेग एक आया था, जो कि नेक्स्ट 300 साल तक रहा था, कम होता था, बढ़ता था, कम होता था, बढ़ता था। इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। करेक्ट फिगर तो किसी को नहीं पता है, लेकिन ये संख्या लाखों में थी, ठीक है। 541 AD में एक जस्टिनियन प्लेग आया था, जो कि इजिप्ट से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये यूरोप तक एंटर कर गया था। इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, इसकी संख्या लाखों में थी, ठीक है। 1350 AD, मतलब आज से हार्डली 800-850 साल पहले, ब्लैक डेथ बोल करके एक बीमारी आई थी, जिसने दुनिया के 1/3 आबादी, 1/3 आबादी को ख़त्म कर दिया था। आप मान के चलिए कि अगर आज दुनिया की आबादी, अगर आज मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 100 बिलियन है,
मतलब 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ तो नहीं, 700-800 करोड़ के आसपास है, 100 करोड़ है, तो 1/3 का मतलब हो गया लगभग 33 करोड़ लोग मर चुके। अब सोचिए कितना बड़ा रेशियो था उस टाइम, ये कितना बड़ा रेशियो था। उसके बाद 1492 में कोलंबियन एक्सचेंज, इस बीमारी का नाम दिया गया था आफ्टर विजिट ऑफ कोलंबस इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। 60,000 की आबादी का एक देश था जिसमें सिर्फ बचे थे 500 लोग। 60,000 की आबादी में सिर्फ 500 लोग बचे थे, तो जिसकी भी बेसिक मैथमेटिक्स होगी वो निकाल सकता है कि हाँ कितने सारे लोग इसमें मरे थे, परसेंटेज क्या थी मरने की। अब आते हैं, ये सब मैंने लिखा है क्योंकि हर कुछ ऐसे बोल नहीं पाऊँगा। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन सबने सुना होगा, 1817 में हुआ था। इसमें लंदन की काफ़ी आबादी ख़त्म हो गई थी, काफ़ी सारी, मतलब कहा जाता है कि 20% आबादी ख़त्म हो गई थी। 20% भी एक बड़ा आंकड़ा होता है किसी एक शहर के लिए। 1817 में कॉलरा आया, ये रशिया से ओरिजिन हुआ था कॉलरा का। फिर कॉलरा धीरे धीरे रेस्ट ऑफ यूरोप में गया। यूरोपियन ने क्या किया, उसको इंडिया में ले आए और इंडिया में बहुत सारे लोग कॉलरा से भी मरे, ठीक है। उसके बाद आता है 1918 में, ये तो सब जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ, स्पेनिश फ्लू। 50 मिलियन लोग, मतलब 5 करोड़ लोग मरे थे तब के आंकड़ों के हिसाब से। अब ये 5 करोड़ थे या 7 करोड़ थे, ये कोई 100% नहीं कह सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि 5 करोड़ लोग मरे थे। 1981 में एक नई बीमारी का पता लगता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। ये तो खैर हमने काफ़ी पढ़ा है बचपन से, स्कूल में जो उस टाइम बुक्स आते थे, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, इसमें पढ़ते थे हम लोग। ये लेट 90s की बात है। इसमें वर्ल्ड वाइड आज तक 35 करोड़ लोग मर चुके हैं। हालांकि ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से हुआ था, ईस्टर्न अफ्रीका के चिंपैंजी मंकी से हुआ था, या सेंट्रल अफ्रीका के चिंपैंजी। अब उसका वायरस किसी के बॉडी में खेलते कूदते कुछ आ गया किसी इंसान के, अब उस एक इंसान के कारण ये जो है ट्रांसमिटेबल डिजीज़ बन गया। और आपको पता है किस किस कारण से ये डिजीज़ होता है, मतलब किस तरीके से होता है। इसमें भी लगभग 3.5 करोड़ लोग मर गए। और आज की तारीख में 2021 में भी, हाँ ठीक है, इसको स्लो कर दिया गया है। जिस तरीके से जो ये बीमारी था, इसका असर को स्लो कर दिया, पर इसका परमानेंट क्योर अभी तक नहीं है, एज पर नेशनल ज्योग्राफिक। चलिए अब 5G ट्रायल की बात करते हैं। अब इसमें तो मुझे खैर ये देखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 5G ट्रायल का मतलब है क्या होता है, जैसे 4G आया तो आप सबके पास स्पीड अच्छी आ गई, किसी के पास 30 Mbps 40 Mbps, कोई भाई साहब तो बोल रहे हैं हाँ हमारे तो 80 Mbps मिलता है जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्पीड आ गई, आपके पास डेटा आ गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नए नए यूट्यूबर बन गए, डिजिटल मार्केटिंग होने लगी, हर बंदा इंटरनेट पर आ गया। 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो जो है 5 मिनट में लोग अपलोड करने लगे, जो कि 3G में पॉसिबल नहीं था, 2G में तो भूल ही जाइए। और सबके पास ब्रॉडबैंड नहीं हुआ करता था, और ब्रॉडबैंड अगर था भी अगर 2010 से पहले, तो दैट वाज हाईली लिमिटेड अप टू 2 Mbps। वो आज की तरह नहीं 100 Mbps 300 Mbps, ऐसा नहीं था। इससे एक चेंज आया सोसाइटी में, बिजनेस बढ़ा, फास्ट इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, ये हो गया 4G। 5G की बात जहाँ तक है, देखिए 5G का मतलब है कि 5G एनेबल्ड जो हैंडसेट है, ये आपको पता है किस तरह का स्पीड दे सकते हैं, 1 Gbps। 1 Gbps का मतलब है 1000 Mbps। आप 1 सेकेंड में, अगर आपको ट्रू मिल रहा है स्पीड 1 Gbps का, तो 1 सेकेंड में 100 MB की फाइल को 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपकी स्पीड होती है, जो डाउनलोड स्पीड होती है, उसको 1/8 कीजिए तो 100। अब सोचिए 100 MB मतलब क्या हो गया, 100 MB ठीक है, 500 MB, 1 GB की फाइल को आप हार्डली 8-9 मिनट में डाउनलोड कर लेंगे। इतना खैर मिलेगा नहीं, ये मत सोचिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5G इंडिया में आ भी जाता है तो 100 Mbps 200 Mbps 300 इतना मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो 5G ट्रायल हो रहा है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम 5G ट्रायल अक्रॉस यूरोप एंड जापान। यूरोप में और जापान में 3 GHz 3000 MHz मतलब, और 5.8 GHz की फ्रिक्वेंसी यूज़ की जा रही, जिसका डेटा चैनल, जो डेटा कैरिंग कैपेसिटी जो चैनल होता है वो बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को आपको एयर से
ट्रांसमिट करके आपके हैंडसेट तक या आपके 5G एनेबल्ड डिवाइस पे वो रिसीव कर सकता है। बट इंडिया में नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं किया गया है। एक समझदारी की है यहाँ के जो टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है, या उसको ट्राई कहिए, और दूसरा एक WPC है, वो WPC एक अलग बात चीज़ होती है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने परमिशन सिर्फ दिया है 700 मेगाहर्ट्ज़, 800 मेगाहर्ट्ज़, 850 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, 2700 मेगाहर्ट्ज़, इससे ऊपर अभी तक नहीं दिया है। तो भाई ये स्पीड तो ऑलरेडी 4G में चल ही रहा है इंडिया में, 850 तो चल ही रहा है। 800 में पहले CDA में चलता था, वो रिलायंस का जो क्या आता था वो बोलते थे रिम, रिलायंस इंडिया मोबाइल एक सेट आता था पहले, 500 रुपये में मिलता था, वो 800 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा था। 900 मेगाहर्ट्ज़ से तो हमारी सेल्यूलर फ्रिक्वेंसी शुरू हुई है, वो तो हवा में बहुत पहले से है ये फ्रिक्वेंसी। रही बात 3G की, 2100 मेगाहर्ट्ज़ तो 2007-8 में ही आ गया था, ये हायर फ्रिक्वेंसी है। 2300, 2300, 2600, 2700 ये ऑलरेडी चल रहा है। जैसे कोलकाता में वोडाफोन 4G 2600 पे चलता है, दिल्ली में वोडाफोन 2500 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है, कहीं कहीं पे आउटर दिल्ली में यही वोडाफोन इसको 1800 पे चला रही है। तो ये जो 5G की फ्रिक्वेंसी इंडिया में आने वाली है, जिस पे ट्रायल चल रहा है, तो ऑलरेडी इंडिया में है सालों से। और जब प्योर 5G, देखिए जापान, ये एक एंटेना है, ठीक है, ये एंटेना आप कह लीजिए कि 5G फ्रिक्वेंसी का ही एंटेना है ये। जापान में, जर्मनी में जो 5G होगा ना, वो क्या होगा, लोगों के मतलब किसी बिल्डिंग के छत पे बस एक ऐसा लग जाएगा ये, और उसके बाद ये ज़्यादा नहीं, ये कवर करेगा 200 मीटर तक, लेकिन बहुत हाई स्पीड देगा ये। अब ये बताते चलिए इंडिया में मान लेते हैं आ भी जाता है हायर फ्रीक्वेंसी, सब बोलते हैं हायर का, लोग मतलब समझते हैं डेंजरस। हायर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये नुकसान पहुंचाता है। मान लेते हैं 5.8 गीगाहर्ट्ज़ कल को आ जाता है, 2 साल के बाद गवर्नमेंट अलाउ कर देती है कि 5G के लिए यूज़ कीजिए, उसके लिए हंगामा मचेगा कि नहीं जी इस पर हेल्थ हज़ार्ड है जी, ऐसा है वैसा है। अभी तो देखिए कोरोना का लपेट दिया इसमें। कोरोना का मुझे तो जितना मैं, देखिए मैं कोरोना का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं रेडियो एक्सपर्ट हूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी का एक्सपर्ट हूँ। एंड भाई आई सर्व फॉर इंडियन आर्मी एंड डिफेंस, करता हूँ मैं काम उनके लिए, वो ज़रूरत पड़ती है। तो आपने ये देखा होगा सब कुछ, जो कॉलेज वाले हैं या जो जॉब वाले हैं, आपने अपने बिल्डिंग्स में देखा होगा, ये ऊपर लगा रहता है ऐसे करके। ये क्या ग्रिड एंटीना, ये सेम फ्रिक्वेंसी पे काम करता है जो कि जापान में 5G पे चल रहा है, 5.8 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो ये जो फ्रीक्वेंसीज है हमारे एटमॉस्फेयर में तो पहले से है। हाँ, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये जानने वाली बात है, बहुत ज़रूरी है। जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका गलत इफेक्ट पड़ा है। आपको याद होगा अभी जो 20-21 साल के हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो फिर भी जो 30-35 साल की रेंज में, उनको याद होगा कि आज से 15 साल पहले चिड़िया देखते थे, स्पैरो, छोटी सी लाल सी चिड़िया होती थी, छोटी सी। मुझे भी याद है, मैंने भी दिल्ली में उस टाइम आया ही था शायद, तो देखता था दिल्ली में। अब कहीं भी वो चिड़िया नज़र नहीं आती। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल टावर। मोबाइल टावर से जो रेडिएशन, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, अब उसके उनके सेंसेस हो सकता है इतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि वो यहाँ से भाग करके किसी रिमोट एरिया में चली गई, वो जंगल में चली गई। इंसानों पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है रेडियो फ्रिक्वेंसी का। जो हमेशा फ़ोन पे बात करता रहेगा ना, उसके सर में दर्द होगा, उसके चिड़चिड़ापन लगेगा, वो बार बार लड़ाई करेगा किसी से। ये होता है ऐसा, वो उसको नहीं पता लगता है कि फ़ोन के कारण हो रहा है। फ़ोन से भी जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तो रेडिएशन उससे भी होता है, वो जस्ट आपके हेड के पास ही होता है। कई ऐसे केसेस, और बहुत ज़्यादा हो गया तो आप हेलोसिनेट हो जाओगे। हेलोसिनेट का मतलब भ्रमित हो जाओगे, आपको भूत प्रेत दिखने लगेगा ऐसे ही, जो कि भूत प्रेत नहीं है। आपको लगेगा आपके पीछे कोई है, अंधेरे में अगर बात कर रहे हो तो, या लाइट में भी हो तो अचानक से लगेगा आपके पीछे कोई है। लगेगा आपको मीन्स ऐसे बात कर रहे हो, आपको लगेगा आपके ऊपर छत पे कोई है। ऐसी चीज़ें होती है, इसको कहते हैं हेलोसिनेशन। और ये तो बार बार हम कह चुके हैं कि दैट्स ड्यू टू एक्सट्रीम EMF। तो इसका नुकसान है, लेकिन इस पे कोविड को लाना देखिए ठीक नहीं है। इसमें लैब वाली जो थ्योरी है, जो कहा जाता है कि चाइना ने ऐसा किया है, जिस कंट्री ने भी किया, चाइना का नाम तो सबसे ऊपर आता है। इस पे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। मुझे लगता है अगर किया है तो सारी कंट्रीज़ को मिल करके इस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर इस तरह का वायरस इन्होंने बनाया जो इस तरीके से लोगों की जान ले रहा है, तो इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
चाहे WHO को रिक्वेस्ट करें, किसी को करें, ये होनी चाहिए। इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि चाइना ने किया है, कुछ की थ्योरी देखते हैं कि नहीं, कहते चाइना ने नहीं, अमेरिका ने किया है। कहीं कहीं पढ़ता हूँ कि नहीं, किसी ने नहीं किया, ये जो है मतलब सऊदी अरब ने फंडिंग की है कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने किया है। तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। 5G के बारे में मैंने बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है कोविड को लेकर के, देखिए वो कितनी गलत बातें हैं। लोग कह रहे हैं ये नॉर्मल फ्लू है जी। हाँ ठीक है, 90% लोग घर में ठीक हो जा रहे हैं, हो रहा है। मेरे भी कई दोस्तों को हुआ है, सारे कोविड वाले सिम्टम थे, वो घर में ठीक हो गए, ओके हो गए, वो ना उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा ना कुछ, वो ओके हो गए। ये बोला जा रहा है कि लोगों को मार दिया जा रहा है हॉस्पिटल में। मैं मानता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में, या इतने ज़्यादा केसेस अचानक से आ गए, उसके लिए सरकारें बोल रहा हूँ, नॉट सरकार, सरकारें तैयार नहीं थी कि ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना कुछ है। मैं मानता हूँ, लेकिन कभी भी मैं ये तो नहीं मानूंगा कि डॉक्टर्स मार देंगे ऐसे किसी को इंटेंशनली। रही बात ये नॉर्मल फ्लू है, फ्लू तो है, इन्फेक्शन है, बट नॉर्मल नहीं है। 90% के लिए नॉर्मल है, 90% लोग घर में ठीक हो जाते हैं, बट 10% लोगों के लिए दिक्कत तो है। उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, उन्हें लाइफ सपोर्ट चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये एक अच्छी बात है कि 10% है, 50-50 वाला नहीं है, नहीं तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, वो मैं कह चुका हूँ, उसका मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। रही बात, एक बात जो मैं समझ पाता हूँ कि ऐसे थ्योरी आ रही है कि सब कुछ सारे लोग बिक गए हैं, मीडिया बिक गई है, डॉक्टर बिक गए हैं, हॉस्पिटल बिक गया है, सब बिक गए, चलो मान लिए सब बिक गए। इतना तो मैं जानता हूँ, रिलेशनशिप कभी नहीं बिकता, रिलेशन कभी नहीं बिकता है। कैसे इसको स्कैम मानूँ मैंने अपने मामा का खुद देखा है, एक्सरे और सिटी स्कैन। और भाई जो लोग ये बात कर रहे हैं ना, भगवान ना करे आपके किसी अपने के साथ हो या आपके साथ हो, मेरी दुआ हमेशा साथ रहेगी, ऐसे नौबत ना आए। लेकिन किसी अपने का जब देखोगे ना एक्सरे, अब डॉक्टर बताएगा ना कि हाँ कल तो ठीक था, कल तो 10% लंग्स में इशू था, आज ये बढ़ के 60% हो गया। और एक्सरे देखोगे तो हाथ कांपने लगेंगे। जब देखोगे ना कि जो लंग्स के अंदर जो एयर पैसेज के का जो मैकेनिज्म होता है वो सारा ब्लॉक्ड है, हाथ कांपने लगेंगे। सिटी स्कैन देखोगे तो हाथ कांपने लगेंगे। ये स्कैम नहीं है, एक्सरे स्कैम नहीं है, सिटी स्कैन स्कैम नहीं है ये। रही बात, मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा था ना, ज़्यादा नहीं, मैं औरों के बारे नहीं बोलूँगा, जो मैंने देखा है, जो मेरे घर पे हुआ है। अपने मामा के बारे बोलूँगा, अपने दोस्त के बारे बोलूँगा। मेरी मामी मेडिकल प्रोफेशन है, आज से मुझे लगता है उनको करीब 30 साल हो गए। मुझे जहाँ तक याद है कि 1986 या 85 से ऐसे है मेडिकल प्रोफेशनल। उनके सुपरविज़न में क्या मेरी मामी भी मतलब उनका भी किसी से टाई अप हो गया क्या कि मामा को मार दिया जाएगा और वो कुछ नहीं बोलेंगी। चिप लगाने वाली बात आती है, एक थ्योरी है कि ये लोगों को चिप लगा करके गुलाम बनाना चाहते हैं। सरकारों के पास गुलाम बनाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मेथड क्यों चूज करेगी चिप लगाने वाला। गुलाम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारे देश में या कई देशों में राजनेता ऐसे हैं कि अपनी बातों से लोगों को गुलाम बना लेते हैं। ये सब जानते हैं, इस बात को मैक्सिमम लोग जानते हैं। ये चिप वाला काम क्यों करेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा चलो चिप लगा भी दिया बॉडी के अंदर, उस पर पावर कहाँ से आएगा। क्या वो यहाँ पे चीरा लगा के इतनी बड़ी बैटरी डालेंगे। मैं बताता हूँ, मैं इसमें कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए हर सब्जेक्ट में मैंने कॉन्फिडेंटली नहीं बोला, इस सब्जेक्ट में मैं कॉन्फिडेंटली बोलूँगा। बिकॉज जिसको लोग चिप बोल रहे हैं वो चिप नहीं होता है, उसको कहते हैं टेलीमेट्री ट्रैकिंग डिवाइस, वेदर दैट कुड बी UHF, VHF और SHF, मतलब सुपर हाई फ्रीक्वेंसी। आपने देखा होगा नेट जियो में, डिस्कवरी में कि सांपों का ऑपरेशन करते हैं, फिर उसमें एक छोटा सा सर्किट डालते हैं, छोटी सी बैटरी होती है, छोटी सी। आपके हिसाब से चिप है? जो लोग इसको चिप बोल रहे हैं, सॉरी आप नहीं, जो लोग बोल रहे हैं चिप है,
ये टेलीमेट्री ट्रैकिंग डिवाइस है। छोटी सी बैटरी होती है, इसकी जो लाइफ होती है बैटरी की 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। जो बेस्ट क्वालिटी का जो कह लीजिए कि जो इक्विपमेंट है जो कि कनाडा एंड जापान देता है इस तरह के रिसर्चर्स को, उसकी लाइफ होती है लगभग 9 मंथ्स। वो 2.5 से 3 लाख रुपए का एक डिवाइस आता है मिनिमम। तो पता है उसकी रेंज क्या होती है? उसकी रेंज होती है, अगर सांप है तो जो रिसर्चर है उसके 100 मीटर्स के आसपास रहेंगे तभी पता लगेगा उस सांप किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कहाँ है। और आपने देखा होगा टीवी पे उनकी गाड़ियों में एक बंदा होता है, वो ऐसे करके एक एंटेना लिया होता है, ऐसे ऐसे करता रहता है ऊपर छत करके, और एक रिसीवर होता है, उस पर बीप साउंड आता है, तो वो देखते हैं कि हाँ कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये खैर वो एंटेना नहीं है, है तो उसी की फैमिली में, बट इसका फ्रीक्वेंसीज की अलग है, वो नहीं है, वो VHF होता है या UHF होता है। आपने शेरों को देखा होगा, GPS कॉलर लगा देते हैं और उसके बाद एक बंदा उनको ट्रैक करता रहता है, उनके मूवमेंट पे ट्रैक करता रहता है। आपने शार्क का देखा होगा कि शार्क को पकड़ करके ट्रैक करते हैं, और ये पूरी दुनिया का ये डेटा रखते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट से ट्रैकिंग होती है शार्क के केस में। सांप के केस में ऐसा नहीं है। एक शार्क है जो इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ कैसे जा रही है, फिर उधर से अटलांटिक की तरफ कैसे आ रही है, तो पूरे उसका मूवमेंट, और वो तो खैर बहुत ही महंगे होते हैं, वो तो सुपर हाई, उसकी बात ही छोड़ दीजिए। तो हम क्या है कि हम इन चीज़ों में काम करते हैं। इंडिया के जो सबसे फेमस आपके स्नेक रिसर्चर हैं मिस्टर गेराल्ड मार्टिन, वो मेरे फ्रेंड भी हैं, मेरे सोशल मीडिया में भी हैं, एंड 2012 से मुझे जानते हैं वो, जब मैं पैरानॉर्मल में था भी नहीं तब से मुझे जानते हैं। ये है, और फिर भी अगर कोई अड़ा हुआ है कि चिप डालेंगे, तो मैं इतना बोलता हूँ कि आप ये बता दीजिए, चलिए ह्यूमन के अंदर चिप डालेंगे, वो चिप डालते हैं ट्रैकिंग ट्रेसिंग के लिए, पावर सोर्स कहाँ से आएगा? अगर ऐसा कोई बता सकता है कि हाँ पावर सोर्स आएगा, जो कि अब बार बार तो ऐसा है नहीं कि जी मेरे अंदर चिप डाल दिया, फिर 6 महीने के अंदर फिर से आई, मेरे को कोई उठा के ले गया, फिर ऑपरेशन कर रहा है, फिर से बैटरी वहाँ बदल रहा है, ऐसा तो देखिए हो नहीं सकता। ये तो थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम हॉलीवुड वाला साईफाई लग रहा है, ये एक्सट्रीम वाला। तो ये मुझे बता दे पावर सोर्स कैसे आएगा वो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग काम करे और उसकी रेंज कम से कम 2-3 किलोमीटर हो। जानवर तो यार बहुत कम है, एक जंगल में कितने सांप होते हैं, 100, 150, 200। यहाँ तो करोड़ों लोगों के अंदर चिप लगाना है ना, तो करोड़ों लोगों के अंदर चिप लगाना है तो करोड़ों रिसीवर भी होंगे, और फिर वो ट्रांसमीटर का पावर भी ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इस एरिया में 10 लोगों को लग गया, या मान लीजिए यहाँ पे 5000 लोग हैं, 5000 लोग को लग गया, एक रिसीवर कहीं लगा हुआ है, बट इतनी पावर तो होनी चाहिए उस चिप में कि हाँ वहाँ तक सिग्नल को ट्रांसमिट करे। उसके लिए चाहिए पावर सोर्स, जितना ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब बैटरी सोर्स चाहिए। तो कोई बता दे, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो टेलीमेट्री डिवाइस बनाते हैं वो कंपनी, उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, अपनी कंपनी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, EPC वायरलेस सॉल्यूशन। 1 करोड़ रुपया तो इमीडिएटली आपके खाते में आ जाएगा अगर आप कोई इसका सॉल्यूशन देते हैं। वर्ड है मेरा। देखिए, जो चीज़ हो नहीं सकता है ना, मैं उस पर कभी बात नहीं करता हूँ। किसी चीज़ को छोटे मोटे में बोलकर निकल जाना इधर उधर के वर्ड में, थोड़ा लुक्रेटिव वर्ड हो। चिप तो देखिए जी 2000 के नोट पे भी आ गया था, 2016 में सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह में डंके बज गए थे कि जी अब तो 2000 के नोट में चिप होगा, 100 मीटर अंदर भी रखेंगे तो सैटेलाइट से पता लग जाएगा किसने छुपा के रखा है। भाई इतना तो बुद्धि लगाना चाहिए था सोचने वालों की। गाड़ियों में जो GPS ट्रैकिंग डिवाइस होता है, जब वो बेसमेंट में जाता है उसके बाद ही ट्रैकिंग खत्म हो जाती है। जो सैटेलाइट से सिग्नल उठा रहा है वो ट्रैकर बेसमेंट में जाते ही खत्म हो जाता है। अरे उतना क्यों बोल रहा हूँ यार, सबके घर में DTH होगा। आपने देखा होगा जरा सा कुछ बादल बारिश होती है तो टीवी पर आ जाता है नो सिग्नल। वो कहाँ, सैटेलाइट से आ रहा है, इतने हाइट से आ रहा है GPS का सिग्नल। अब बताइए कैसी कैसी बातें हो रही है उसको लेकर के। ये आई एम टेलिंग यू, दीज थिंग्स आर डन बाय सम पीपल हु आर वेरी गुड इन इंग्लिश, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। और लोग पढ़ करके क्या है ना, ऐसी चीज़ों को पढ़ के काफ़ी सोचते हैं और फिर उसको शेयर फॉरवर्ड करने लगते हैं। बट इसमें ये है कि जो ओरिजिनेट जो लोग करते हैं ना, जो इसको ओरिजिनेट करते हैं वो रियल के शातिर हैं वो।
हर चीज़ को स्कैम बता देना तो ठीक नहीं है जी। अगर ये सब कुछ स्कैम है तो मैं कहता हूँ मास्क भी स्कैम है जी, वैक्सीन भी स्कैम है जी। क्यों लोग लाइन लगे हुए हैं? क्यों मैं मास्क लगा करके बाहर जाऊं? क्यों अपना प्रोटेक्शन करूं मैं? लेकिन जिनके यहाँ कुछ नहीं हुआ है मैं तो दुआ करूंगा कि ना हो कभी, लेकिन ऐसे ना किसी को हर्ट मत करो कि ये स्कैम है, ये है, वो है। देखा है अपने घर पे देखा है, रिसेंटली देखा है, कुछ दिन पहले देखा है, अपने दोस्त का देखा है। कोई नहीं आया था उनको चिप लगाने के लिए या कुछ करने के लिए, लंग्स डैमेज हो गया था, डेथ हो गई। और रही बात कंस्पिरेसी थ्योरी की, जितनी जो कंस्पिरेसी थ्योरी आई है 5G ट्रायल के बारे में, ये बोल रहा हूँ कि 5G ट्रायल का सीधी सी बात मैं बता देता हूँ भैया। चलो आज 1% मान लिया आपकी बात, 5G ट्रायल के कारण जो है लोगों की जाने जा रही है। आपको पहले पता भी है इंडिया में 5G ट्रायल हो कहाँ रहा है? ओनली हैदराबाद में, दिल्ली में भी नहीं है, बॉम्बे में कहीं नहीं है। यहाँ से बात हुई है, अगर कहीं पे ट्रायल ऑपरेशनल है वो सिर्फ हैदराबाद में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मरना चाहिए था आपके थ्योरी के हिसाब से। एक और चीज़ें काटूंगा आपकी थ्योरी को, जितने सारे पेंडेमिक की मैंने बातें की हैं 2500 साल पहले से, तब किस चीज़ का ट्रायल हो रहा था? यही बातें हैं। और रही बात भाई कंस्पिरेसी की, तो बचपन से देखिए कंस्पिरेसी थ्योरी वाली किताब पढ़ता हूँ। आज तो लोगों के पास इंटरनेट है, आज लोग हर लोग लिख सकते हैं, सबके पास राइट है। आज मेरा एम्प्लॉय भी है, उसके पास भी फेसबुक है, वो भी कुछ थ्योरी लिख के सकता है, शेयर कर सकता है। वायरल हो गई तो चलिए भाई उसका गुड लक, लोग जानने लगेंगे उसको। पहले क्या होता था, जो रिनोन राइटर्स होते थे, तो बरमूदा ट्रायंगल को भी पहले बनाया था एक ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी की। कोई कहता था वहाँ एलियन अटैक होता है, तो कोई कहता था नहीं टाइम ट्रैवल होता है, तो कोई कहता था कि नहीं वहाँ पे जो मैग्नेट बहुत स्ट्रांग है जी, पानी के अंदर हर चीज़ को खींच लेता है। आज क्या है, ठन गोपाल जस्ट वेदर कंडीशन खराब हो जाती है वहाँ कभी भी ड्यू टू हेक्सागोनल क्लाउड, विच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो जाती है, खराब होने के बाद बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स आते हैं, तो मिस हैपनिंग हो जाती है कभी कभी। बहुत सारा निकल भी जाता है, जो निकल जाता है वो कभी न्यूज़ में नहीं आता है, और जो बेचारा मिस हैपनिंग का शिकार हो गया फिर तो वो बन जाती है। फ्लाइट 215 के साथ क्या हुआ था 1990 में, वो ताइवान से आ रहा था साउथ अफ्रीका, केप टाउन इन रूटेड, मॉरिशस के कोस्ट के पास वो क्रैश कर गया और इतने अंदर पानी में गया था, लगभग 5 किलोमीटर्स नीचे, जो कि आज तक के जो कहा जाता है अंडर वाटर की डीपेस्ट रिकवरी है। खैर उसका लास्ट नोन पोजीशन पता था तो उसको रिकवर कर लिया गया उसके माध्यम में। बट उसमें थ्योरी ये आई थी कि ताइवान से वो न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए साउथ अफ्रीका के लिए कुछ ले करके जा रहा था। तो उस वक्त जो बहुत सारी और कंट्रीज़ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उसमें ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई चल रही थी, तो जो अफ्रीका में क्या है ब्लैक डोमिनेटेड है, तो जो ब्लैक डोमिनेटेड कंट्रीज़ हैं उनका ये साजिश था उस प्लेन को नीचे गिराना। जबकि सच्चाई है कि कार्गो होल में आग लगी थी, उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो गया था 747 फ्लाइट 1999। उसके बारे कहा जाता है कि CIA ने जी उसको गिरा दिया, जानबूझ के CIA ने क्रैश करा दिया। और वो प्लेन ऐसे नहीं गिरा था, वो प्लेन बिल्कुल ऐसे गिरा था पानी में, बिल्कुल उल्टा ऐसे। उसका तो बड़ा खतरनाक फुटेज है, जब वो नीचे आ रहा था तो कप वप है सब हवा में उड़ रहे थे, मतलब G की वैल्यू 0 हो गई थी बिल्कुल। उतने स्पीड में आएगा तो होता है। खैर बाद में पता ये लगा कि लोगों की थ्योरी थी कि उसमें इजिप्ट के मिलिट्री के लोग थे, कायरो जा रहा था तो बहुत टॉप के, तो CIA चाहते नहीं थे कि वो लोग जिंदा रहें, तो इसीलिए उन लोग कर दिया ऐसा। बाद में पता लगा पायलट के बैकग्राउंड से कि पायलट का कुछ अपना पर्सनल इशू था, वाइफ और एक थर्ड मतलब तीसरी, और काफ़ी लोचा वोचा हुआ था उसके लाइफ में। वो गुस्सा आ गया, उसके बाद उसने बोला कि अल्लाह इज़ वन और कर दिया, मतलब अपने खुंदक के लिए कांड कर दिया। WTC 2001 सबको पता होगा। पहली थ्योरी है कि इजरायली ने गिराया, दूसरी थ्योरी क्या आई कि इसको अमेरिकन से CIA ने खुद गिरा दिया है। क्यों? ताकि उनको मिडिल ईस्ट में जाने का मौका मिले, मतलब अफगानिस्तान एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उनके पास और भी तरीके थे, लेकिन इसमें मेरा ना बड़े मिक्स्ड विचार हैं, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि अमेरिका की एयरफोर्स उस वक्त इतनी ज़्यादा एडवांस थी, उस वक्त भी हमेशा से रही है। तो 4 प्लेन हवा में उड़ रहे थे तो कम से कम ये तो ट्रैक कर सकते थे उनको, और इंटरसेप्ट तो कर सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा
प्लेन को उड़ाना पड़ता, लेकिन ग्राउंड के लोगों की जान बच जाती। जो WPC और पेंटागन में जो लोग थे उनकी जान तो बच जाती, उनकी जानें बच जाती। खैर, MS-370 2014 जो प्लेन जकार्ता से बीजिंग की तरफ जा रहा था, उसको जाना था उधर। उसके बाद फ्लाइट के 1-1.5 घंटे के बाद वो अपने आप उल्टी डायरेक्शन में घूम गया। और उल्टे डायरेक्शन में कहाँ घूम गया? बिल्कुल ब्लाइंड जा रहा था इंडियन ओशन की तरफ, सदर्न ओशन। उसके बाद कुछ नहीं है। अगर उतना फ्यूल होता तो सीधा अंटार्कटिका की तरफ जाता, जो उसका रूट था। जा भी नहीं पाता, उतना फ्यूल था नहीं उसमें। करिस्तानी पायलट ने ये की थी कि ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया था। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करने से क्या होता है कि जो प्लेन से जो डेटा आ रहा है ना ग्राउंड पे, वो डिस्टर्ब, वो पता नहीं लगता कि इसको अभी प्लेन किस लोकेशन में, क्या उसकी स्पीड है, उसका कोर्स क्या है, फ्लाइट पाथ क्या है, कुछ नहीं पता लगता। पायलट ने ट्रांसपॉन्डर उसका ऑफ कर दिया था। अब इसलिए वो क्रैश हुआ भी होगा, अगर वो उसने छोड़ दिया होगा भगवान भरोसे कि हाँ चलो जब तक चल रहा है ऑटो पायलट में इसको चलने दो, क्रैश हुआ भी होगा तो जिस वक्त गायब हुआ था सुबह के 7-8 बजे क्रैश हुआ होगा पानी में। वो मिला तो देखिए, कहते लोग हैं कि उसका भी ब्रेकेज है, बहुत छोटा सा पार्ट मिला है। कहाँ? मोजाम्बिक के कोस्ट। मोजाम्बिक कहाँ है? ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। और जो क्रैश जो साइट है ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा दूर है, मतलब 4-5 हज़ार किलोमीटर। तो ये इतना बड़ा एरिया है कि ढूंढ नहीं पाए अभी तक। देखिए जिस दिन ढूंढ लेंगे ये कंस्पिरेसी खत्म हो जाएगी ये वाली। इसके बारे में कहा जाता है कि जी इसको तो कई मैंने जगह देखा है, बोलते हैं कि इसको एलियन ले गया जी, टाइम ट्रेवल का शिकार हो गया जी। लेटेस्ट बताता हूँ, 2019 में इंडियन एयरफोर्स का प्लेन अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया था, गायब हो गया था, मिल नहीं रहा था। 5 दिन 7 दिन बहुत दिन तक ढूंढा गया, मिला नहीं। न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया में सबसे पहले आ गया कि एलियन उठा के ले गया उसको, प्लेन को। लेकिन जब क्रैश साइट मिल गया, इतना डेंस जंगल है वहाँ पे अरुणाचल, मिजोरम वगैरह में, तब ये थ्योरी ख़त्म हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो थ्योरी चल रही है ख़त्म हो जाएगी जल्दी। और भाई लोग सेफ्टी को फॉलो करें और प्लीज़ ऐसा मजाक ना करें यार। जिसके यहाँ लोग गए हैं, जिन छोड़ करके गए हैं, उनको बड़ा दुख होता है। ये किसने भी किया है, चाइना ने किया है, जिसने भी किया है तो देखिए आज के डेट में ये महामारी बन गई है, मानते हैं आप, मानो इस बात को, ये महामारी बन चुकी है। ये कोई स्कैम नहीं है। जिसको होता है उनसे पूछिएगा कि ठीक होने के 2 महीने के बाद भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं। दिस इज़ नॉट ए स्कैम। ठीक है, कराया गया लैब में, मैं मान लेता हूँ, तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये बीमारी है ही नहीं, ये कॉमन कोल्ड है, ये कॉमन फ्लू है, ऐसा मत बोलिए। मलेरिया भी जो है, मलेरिया भी फ्लू ही होता है। दवाई है आज हमारे पास मलेरिया के लिए। पहले लोग मलेरिया से मरते थे क्योंकि बुखार आता था 106 से जहाँ ऊपर हुआ बंदा ऊपर। पहले लोग टाइफाइड से मरते थे जब एंटीबायोटिक नहीं था, बुखार आता जाता था, एक बार कोलैप्स। और क्या अब ये कोविड ठीक हो जाएगा मान लीजिए 10 साल के बाद, कोई दूसरी बीमारी नहीं आएगी, दूसरी बीमारी आएगी। और ये इतनी आसानी से अभी तो जाने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। सो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत हो गया, बहुत बोल दिया मैंने, मुझे बोलना नहीं चाहिए था इतना, क्योंकि आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गया। अगर कोशिश करूँगा जल्दी कोई पैरानॉर्मल पे वीडियो लेकर के आऊँ।